हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसे हो बच्चा पार्टी? कैसे हो आप सब? जल्दी जल्दी आ जाइए सब, स्टार्ट करते हैं। वॉइस वगैरह पीपीटी वगैरह सब क्लियर है? सब क्लियर करा दीजिए। सब कुछ क्लियर है? ठीक है, पीपीटी वगैरह वॉइस वगैरह सब ठीक है? ऑल आर गुड? गुड इवनिंग टू ऑल। वेरी वेरी warm welcome to my students. कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल? सब ठीक है? पढ़ाई वगैरह सब अच्छी हो रही है? वेरी गुड इवनिंग। सुनील, कहाँ थे आप इतने दिनों से बच्चा? पढ़ाई वगैरह क्या क्या चल रही है आपकी? आप क्लास में नहीं आ रहे थे सुनील, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है? विक्रम, सब समझ में आ रहा है ना? तो स्टार्ट करते हैं विद माय इंट्रोडक्शन। आई एम आशीषिका गुप्ता एंड मैं आपको पढ़ा रही हूँ पेपर 2 इकोनॉमिक्स। हमारी यूनिट सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो चुकी है। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऐसे रिलेशन के बारे में। ओके, सो फिल फॉर्म ऐप के लिए तीनों चैनल्स हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, एंड ये हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है। ठीक है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अप टू डेट चाहिए तो आपको कहाँ मिलेगी? ओनली ऑन फिल फॉर्म ऐप पे विद इन मिनट्स। जैसे कि कोई अपडेट आई, आपको फिल फॉर्म ऐप पे सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन सब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पेपर फर्स्ट का 6 मंथ का क्या प्राइस है? पेपर सेकंड का 12 मंथ का। सो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड बोथ 6 मंथ का क्या प्राइस है, एंड पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड 12 मंथ का क्या प्राइस है? सो ज्वाइन करिए, डोंट मिस दिस चांस। ओके, यूजीसी नेट 2023 के अंदर आप देख पा रहे होंगे माय फिल फॉर्म है इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेके आया है। पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपको मिलेंगे हमारे फिल फॉर्म ऐप पे, जो कि सिर्फ आपके लिए आया है। हमारे पास पहले पेपर फर्स्ट था, बट अब हमारे पास पेपर सेकंड भी है। दोनों ही आपको मिलेंगे। इसके अंदर नोट्स मिलेंगे आपको, सबके PYQs मिलेंगे विद आंसर, 100% मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पे सोचो आपको कितना मटेरियल मिल रहा है बच्चों। यहाँ पे क्विजेस मिलेंगी आपको, नोट्स तो आपको अप टू डेट होते ही हैं पर डे, और सैम्पल पेपर्स। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ कहाँ मिल रहा है? हमारे ऑन फिल फॉर्म ऐप पे। ठीक है, सो डोंट मिस दिस चांस। अब आप देख लीजिए, अगर आपको 10% ऑफ चाहिए तो आप आशी 10 कोड यूज कर सकते हैं एनी फिल फॉर्म कोर्सेज पे। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डाउनलोड नोट्स। तो आपको पता है प्ले स्टोर पे जाते हैं, आप बहुत सी चीजें डाउनलोड करते हैं, उसी तरीके से आपको क्या करना है? फिल फॉर्म ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर लिया, फिर उसके अंदर आपको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को फॉलो करना है, और अपने कोर्स को जो आपने परचेज किया उसको ओपन करिए। उसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, नोट्स वगैरह, क्विजेस वगैरह सब आपको मिलेगा। ठीक है, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, दिए गए इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, सो जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने, उसी को गूगल पर सर्च किया है। ओके, तो आपको पता है बिना मेहनत करे आपको कुछ मिलेगा नहीं। सो एक बार में मेहनत कर लो, बार बार मेहनत करने की जरूरत है? बार बार JRF क्लियर करने के लिए बार बार वही बुक्स उठाओ, कोई बार बार मेहनत करो? इससे अच्छा है कि एक बार में हम लोग अच्छे से पढ़े और अच्छा पढ़े। ठीक है, सो इसमें देख लीजिए, आपको आपको पता है 28 और 29 कल तक के लिए ऑफर ओनली अवेलेबल है। क्या है? आपको पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड कितने 30% ऑफ पे मिल रहा है। 30% ऑफ बच्चा, 10% ऑफ भी नहीं, 20% भी नहीं, 30% ऑफ मिल रहा है आपको।
तो आपको ये चांस गंवाना नहीं चाहिए और आपको अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर जरूर करना चाहिए। कर भला तो हो भला, अगर भला करोगे तो फिर भला आपको मिलेगा भी। तो ये मैं सोचूं कि मैं यहाँ इतने कम में पढ़ रही हूँ तो दूसरा ना पढ़े, नहीं, उसकी भी हेल्प करो। ठीक है, हेल्प करोगे तो आपकी भी हेल्प अपने आप ऑटोमेटिकली भगवान करेगा। समझ में आई? कर भला तो हो भला। सो हमारे देख लो पेपर फर्स्ट में कितना अच्छा प्राइस है, पेपर सेकंड के क्या प्राइस है, और दोनों आप लेते हैं तो फिर इसका क्या प्राइस है। ओके, आप ये देख लो, ऑफर कल तक का है बच्चा। विक्रम, चांदनी, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, कीर्ति, सुनील, आफरीन, जो भी हैं, मायरा वगैरह, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिया, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब अपने दोस्तों को इंस्पायर करिए और हमारे फिलअप फॉर्म ऐप के साथ जोड़िए। फिर देखिए आपको आपकी कितनी जल्दी आपको आपका टारगेट अचीव करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और मैंने बताया अगर आपको जब कल तक के लिए आपको 30% ऑफ मिल रहा है, फिर उसके बाद भी अगर आपको कुछ लेना है तो आपको 10% ऑफ मिलेगा मेरा कोड आशी 10 डाल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद आवर मोटिवेशन। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं होता। मतलब कोई भी काम करते हो अगर शिद्दत से करते हो, मेहनत से करते हो, लगन से करते हो, तो क्या होता है, क्या होता है, उससे उसमें हमें अचीवमेंट मिलनी ही मिलनी है, सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। समझ रहे हो? अब मान लो किसी काम को खाना पूर्ति के लिए कर रहे हो तो क्या होगा, वो काम किसी काम का नहीं रहता। इसलिए करते जो काम करो वो मेहनत से करो, तो क्या होता है, उससे हमें आगे सक्सेस मिलती ही मिलती है। समझ रहे हो आप लोग? मैं आप लोगों को कितनी गहरी बात समझा रही हूँ, समझ रहे हो ना? जिस काम में काम करने की हद ना पार हो, मतलब कोई आपका लिमिटलेस काम होना चाहिए, मतलब इतना अच्छा काम होना चाहिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो क्या होगा उसमें, देखना आप, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। निवेश आज पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट की एक्सीलरेटर थ्योरी। ठीक है, निवेश का त्वरक सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? निवेश का त्वरक सिद्धांत। समझ में आ रहा है? मायरा बच्चा लेट क्यों आती हो? क्लास में लेट कैसे आती हो? तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, निवेश का त्वरक सिद्धांत मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर थ्योरी। ठीक है, क्या बताया, अर्थशास्त्र के संदर्भ में आप क्या देख सकते हैं, जो एक्सीलरेटर इफेक्ट है वो क्या सिद्धांत है, जो आय में होने वाली परिवर्तन, किसमें, आय में, आय में होने वाले परिवर्तन के बाजारवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, मार्केट हमारी इकोनॉमी होती है, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। किसको बताता है, अगर मेरी इनकम में परिवर्तन होगा, बढ़ेगा, तो मेरी मार्केट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीदूंगी और कुछ क्या करूंगी, बचत भी करूंगी, तो उससे मुझे फायदा होगा। ठीक है, बाजारवादी मार्केट अर्थव्यवस्था की वृद्धि को क्या कह सकते हो, अब जीडीपी में हुई वृद्धि की मात्रा से नापा जा सकता है कि हमारे जीडीपी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होता है हमारा, उसके अंदर रहते हुए हम इसको माप सकते हैं। त्वरक के सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले 1907 अफ्तालियन ने किया। त्वरक के जो सिद्धांत है ना, वो किसने, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, 1907 में अफ्तालियन ने किया। किसने किया था, अफ्तालियन ने। So in the context of economics, the accelerator effect is a theory that explain the positive effect बताया अभी ऊपर, positive effect देता है occurs in a market economy में। As a result क्या आता है, change in income की वजह से। The growth of a market economy is measured by the amount of growth in gross domestic product
The principle of accelerator was first used by अफ्टेलियन इन 1907 में। कब यूज किया था सबसे पहले? 1907 में अफ्टेलियन। सो इसको नोट कर लेना, ठीक है, समझ आ रहा है? इसके बाद देखो एक्सीलरेटर होता क्या है। त्वरक कुंजी में होने वाले, मतलब एक्सीलरेटर में जो कुंजी में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन, मतलब समझ रहे हो, कुंजी में भी परिवर्तन हो रहा है और किस में हो रहा है? हमारा आय में भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इन दोनों में जो परिवर्तन हो रहा है कैपिटल में, ये मान लो चेंज कैपिटल, और इसमें, ठीक है, समझ रहे हो? किसमें? अपना द्वारा पूंजी परिवर्तन और आय में होने वाली परिवर्तन, समझ रहे हो? इन दोनों में परिवर्तन में क्या बताता है? जो त्वरक सिद्धांत होता है वो उत्पादन के स्तर को बढ़ाने पर क्या बताएगा? कैपिटल जो पदार्थ होती है उसमें वृद्धि होती है। क्या होती है? उसमें वृद्धि होती है, समझ रहे हो? वृद्धि होती है। पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि क्या बताती है? जो त्वरक पूंजीगत होती है ना, उसके अंदर अनुपात पे निर्भर करता है। किस पे करता है? किस पे करता है? पूंजीगत पदार्थ जो होती है उसके अंदर जो आप ग्रोथ हो रही है ना, वो किसके अंदर करता है? त्वरक अथवा पूंजीगत उत्पाद के अनुपात पर किस पे निर्भर करता है। तो पीटरसन क्या बताते हैं? पीटरसन क्या बताते हैं कि पीटरसन बताते हैं कि त्वरक सिद्धांत से ज्ञात क्या होता है। हमें चांदनी क्या बोल रहे हो? सुनील नेटवर्क तो बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ नेटवर्क को? इधर से तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पीटरसन क्या बताते हैं? जो त्वरक सिद्धांत से ज्ञात क्या होता है कि शुद्ध निवेश आधार अर्थव्यवस्था की पूंजी के स्टॉक की परिवर्तन दर अंतिम उत्पादन की परिवर्तन दर की फलन है। समझ रहे हो? क्या बताते हैं? जो अर्थव्यवस्था होती है, पूंजी के स्टॉक की परिवर्तन दर अंतिम उत्पादक की परिवर्तन दर की फलन है। समझ में आ गई? जो हमारा क्या होगा इकोनॉमी के अंदर, जो मेरा पूंजी का स्टॉक होगा उसमें जो डिफरेंस आएगा और जो मैं लास्ट लास्ट उत्पादन करूंगी, लास्ट प्रोडक्शन करूंगी, उसमें जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? क्या होगा? उसकी दर का फलन होगा, ठीक है। तो इसमें देख लो ऐसी रिलेशन क्या होता है। हाँ, एक्सीलरेटर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कैपिटल टू चेंज इन इनकम। रेशियो बताता है चेंज इन कैपिटल टू चेंज इन इनकम। सो अकॉर्डिंग टू एक्सीलरेटर थ्योरी के अकॉर्डिंग बताता है द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, तो कैपिटल गुड विल ऑल्सो इंक्रीज। क्या होगा? अगर प्रोडक्शन लेवल का मान लो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा उसका लेवल, तो क्या होगा? कैपिटल गुड्स भी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भाई गुड्स के कैपिटल ऑफ कॉस्ट इंक्रीज होने ही होने हैं, है ना। द ग्रोथ इन कैपिटल गुड्स डिपेंड ऑन द एक्सीलरेटर और कैपिटल आउटपुट रेशियो। अकॉर्डिंग टू पीटरसन, एक्सीलरेटर थ्योरी स्टेट्स दैट द rate of change of net investment, that is the stock of capital of the economy, is a function of the rate of change of final output, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन है इसकी, कैसे है देखो। त्वरक सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के स्तर को बढ़ने पर पूंजी पदार्थों में वृद्धि होगी। मान लो क्या बताता है? जो त्वरक सिद्धांत के अनुसार देखते हैं, प्रोडक्शन के जो स्तर में बढ़ा, मतलब इंक्रीज हो रहा है, उसके अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल गुड क्या करेगा? वो भी डिक्रीज होगा। समझ में आ गया? अगर मान लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल गुड, देखो इसके नीचे देखो इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू द एक्सीलरेटर थ्योरी, एज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कैपिटल गुड विल आल्सो इंक्रीज होगा, ठीक है। और द ग्रोथ इन कैपिटल गुड्स डिपेंड ऑन द एक्सीलरेटर और कैपिटल आउटपुट रेशियो। इफ ₹3 ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, मान लो 3 रुपए मिल रहा है कैपिटल का, तो प्रोड्यूस 1 रुपी मोर। समझ रहे हो? प्रोड्यूस करता है 1 रुपी मोर। मतलब मान लो इफ ₹3, मान लो जो 3 रुपए है कैपिटल का, वो रिक्वायर कर रहा है 1 रुपी ज्यादा, तो आप कैपिटल जब आउटपुट रेशियो निकालोगे तो वो 3 रेशियो 1 का निकालोगे। समझ के आ गए? अभी देखो, अभी हिंदी में समझाती हूँ, आ जाएगा।
देखो क्या होता है, पूंजीगत पदार्थों में जो होने वाली वृद्धि हो रही है, हमारी कैपिटल गुड्स में जो मेरी वृद्धि हो रही है, उसके त्वरक अथवा पूंजीगत उत्पाद पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है। जो ग्रोथ हो रही है मेरी कैपिटल गुड्स की, वो डिपेंड करती है कैपिटल आउटपुट रेशियो पे। अब मान लो 1 रुपए का अधिक उत्पादन करने के लिए यदि ₹3 की पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो पूंजी उत्पादन अनुपात 3:1 हो जाएगा। समझ रहे हो? ये देखो 3:1 अर्थात 3 होगा। समझ रहे हो? यदि हम ₹10 के मूल्य का अधिक उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो उसकी आवश्यकता होगी। समझ रहे हो? 3:1 को उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 आ गया। और अगर हम 10 रुपए में निकालेंगे, 10 रुपए में निकालेंगे तो क्या होगा, 3 जो हमारे पास था उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी 30 रुपए पूंजी की अब हमें आवश्यकता है। इफ वी वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹10, तो वी विल नीड अ कैपिटल। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कैपिटल की। अगर मुझे क्या करना है, 10 की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे प्रोड्यूस करना है 10 और प्रोड्यूस करने ज्यादा, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया? जल्दी बताओ सब, समझ आ गया सबको? फिर आगे चले, जल्दी बताओ। मतलब इसके अंदर ये हो जाता है कि जो उपभोग के अंदर उपभोग उपभोग समझ रहे हो, उपभोग और निवेश, उपभोग एवं निवेश में जो संबंध है ना, उसी को त्वरक सिद्धांत बोलते हैं। बस यही संबंध बताया हुआ है इसके अंदर। समझ रहे हो? उपभोग एवं निवेश में जो संबंध है ना, दोनों के बीच में जो एक रिलेशनशिप है, वो क्या बता रहे हो बच्चा? वो बता रहा है कि क्या होगा, क्या होगा, वो हमें बताएगा कि एक सेकंड बच्चा, कि वो हमें क्या बताएगा, उसके अंदर जो संबंध है ना उपभोग और निवेश में, ये याद कर लो। वो क्या बताता है हमें, क्या बताता है हमें? वो हमें निवेश एक्सीलरेटर थ्योरी के बारे में बताता है। समझ में आ गया आप लोगों को? मतलब अगर मान लो उपभोग में परिवर्तन होगा, जैसे आप मैंने यहाँ लिख दिया, एक सेकंड, कहाँ गया पेन मेरा, ये रहा। अगर मान लो उपभोग में परिवर्तन हो रहा है, उपभोग में परिवर्तन हो रहा है, उससे अगर निवेश में परिवर्तन हो रहा है, निवेश में परिवर्तन का जो अनुपात है ना, वही क्या है हमारा, क्या है हमारा? त्वरक सिद्धांत है। क्या है मेरा? त्वरक सिद्धांत है। समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बस यही है इसके अंदर, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, सो आप क्या देखेंगे नेक्स्ट, कि त्वरक सिद्धांत की कुछ मान्यताएं भी तो देखेंगे कि उसमें क्या अजम्पशंस थी उसकी। त्वरक सिद्धांत की मान्यताएं, त्वरक सिद्धांत की मान्यताएं। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, क्या होता है त्वरक सिद्धांत का कुछ मान्यताएं किस पे आधारित है? जैसे कि मान लो इकोनॉमी के अंदर सभी फर्म में क्या है, पूर्ण क्षमता उत्पादन कर रही है, मतलब अच्छे से क्या कर रही है, उत्पादन कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। इसलिए जो उद्योग है फर्म में है, वो क्या करेगी, क्या कर रही है, अभाव क्यों पाया जा रहा है इनके अंदर? क्यों? क्योंकि सभी पर जो हमारी सभी फर्म में है, वो पूर्ण क्षमता तक उत्पादन कर रही है, मान लो, ठीक है, और उद्योगों में अधिक उत्पादन की क्षमता बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, तो क्या होगा, अभाव भी तो पाया जाएगा, एक टाइम पे आके कम भी हो जाएगा, है ना? और त्वरक का सिद्धांत किस पे मान्य था? देखो इंग्लिश में भी साथ साथ पढ़ा देती हूँ। ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी आर प्रोड्यूसिंग, मतलब फर्म्स जो इकोनॉमी है प्रोड्यूस कर रही है टू देयर फुल कैपेसिटी। ठीक है, देयर इज अ लैक ऑफ एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इंडस्ट्री, मतलब लैक हो जाएगा, एडिशनल जो प्रोडक्शन है वो कैपेसिटी का इंडस्ट्री में लैक हो जाएगा, क्योंकि वो फुल कैपेसिटी से कर रही है ना काम, फुल कैपेसिटी में, तो कुछ एडिशनल कर पाओगे उसके अंदर, उसका अभाव तो होगा ही उसके अंदर। समझे? अब देखो सेकंड क्या है, थ्योरी ऑफ एक्सीलरेशन। द थ्योरी जो एक्सीलरेशन की है वो बेस्ड किस पे करती है, एक्सीलरेशन और द कैपिटल आउटपुट रेशियो इज कांस्टेंट।
जैसे कि हिंदी में देख लो, त्वरक का जो सिद्धांत है वो इस मान्यता पर आधारित होता है हमारा कि जो त्वरक या पूंजी उत्पाद है वो क्या है, स्थिर है, क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, स्थिर है। ठीक है, त्वरक का जो पूंजी उत्पाद है मतलब जो कैपिटल जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो क्या है, वो है कांस्टेंट। इस मान्यता पर आधारित है, इसीलिए वाला बोला जा रहा है। अच्छा, थर्ड क्या है हमारा, इस सिद्धांत की यह भी मान्यता है कि मांग में स्थायी वृद्धि होनी चाहिए। मतलब मांग में स्थायी वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि तभी फर्में अपनी पूंजी की स्टॉक बढ़ाने के लिए एक नया निवेश करती हैं। मतलब क्या होना चाहिए, मांग में एक वृद्धि होनी चाहिए, तभी तो क्या करेंगी फर्में, तभी तो ज्यादा माल बनाएंगी और ज्यादा क्या करेंगी, उसमें निवेश करेंगी। क्यों, नई कंपनियां खोलेंगी, नई मशीनरी खरीदेंगी, तभी तो करेंगी जब मेरी मांग ज्यादा होगी। समझ में आ गया, क्यों करेंगी, क्योंकि पूंजी की स्टॉक बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, नया निवेश करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया बेटा, ये मान्यता है कीर्ति, इसमें पढ़ा करो। त्वरक का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है, ये मान्यता है इसके अंदर कि त्वरक या पूंजी उत्पाद का उत्पादन क्या होगा, स्थिर रहेगा। ये मान्यता है इसके अंदर, अजम्पशन है इसकी। ठीक है, अब थर्ड में आपको समझ में आ गया कि क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसका क्या करेगा, एक टाइम पे आके नया निवेश करेगा इसके अंदर, थर्ड में। ठीक है, इंग्लिश में देख लो, दिस थ्योरी ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस दैट there should be a permanent increase in demand because only then will firm make new investment to increase their stock of capital। मतलब क्या बताता है, जो ये थ्योरी जो है, दिस थ्योरी ऑल्सो रिकॉग्नाइज करती है there should be a permanent increase in demand because only then will firms make new investment to increase their stock of capital। समझ में आया, दिस थ्योरी रिकॉग्नाइज करती है that there should be a permanent increase in demand because only then फर्म क्या करेगी, बनाएगी न्यू इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल के अंदर। ठीक है, द फर्म विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, जो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, यस विक्रम, न्यू इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी ना अपनी। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको अपनी पूर्ति बढ़ाएगी, डिमांड हो रही है ना ज्यादा, तो वो भाई पूर्ति भी तो करेगी, तो उसके लिए वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी स्टॉक ऑफ कैपिटल में। ठीक है, यस विक्रम, यू आर राइट। द फर्म विल कंटिन्यू टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी एज पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट। कितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उसमें मैं क्या करूंगी, इंक्रीज करूंगी। जैसे कि आप देख लीजिए, फर्म उत्पादन क्षमता में आवश्यकता अनुसार वृद्धि करती रहेगी। समझ आ गया, क्षमता के अनुसार क्या करती रहेगी, वृद्धि करती रहेगी। पूंजीगत पदार्थ अविभाज्य है, जो कैपिटल गुड्स है वो अविभाज्य है। क्या है मतलब, कैपिटल गुड्स आर इंडिविजुअल है, मतलब आप उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते उसके अंदर, ये मानता है इसकी। समझ में आ गया, फर्मों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए साख उपलब्ध है। यहाँ पे क्या है, साख उपलब्ध है, मतलब क्रेडिट चाहिए इसमें। देखो, क्रेडिट इज अवेलेबल टू द फर्म्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर आपको फर्म्स को इंक्रीज करना है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, तो वहाँ क्रेडिट उनको मिल रहा है, वहाँ पे पैसा वहाँ पे मिल रहा है उनको। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है आपको, इंग्लिश हिंदी से काफी चीजें बहुत अच्छे से माइंड में मेकअप हो जानी चाहिए। अच्छा, क्या है, सेवेंथ पॉइंट देख लीजिए, पूंजीगत पदार्थों के उद्योग स्थिर प्रतिफल के नियम के अनुसार उत्पादन कर रहे हैं। मतलब जो कैपिटल गुड्स के अनुसार, पदार्थों के अनुसार जो उद्योग स्थिर प्रतिफल के नियम है, जो कि आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। क्या है ये, कि इसमें शॉर्ट रन की बात होती है, लॉन्ग रन की बात होती है। कहाँ गया ये पेन मेरा, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न में किसकी बात होती है, जल्दी बताओ, लॉ ऑफ कांस्टेंट सब बताओ, किस लॉन्ग रन की बात होती है, शॉर्ट रन की बात होती है इसमें। जल्दी बताओ,
जल्दी बताओ। इसमें तो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है। कीर्ति, मैंने ये पूछा है लॉन्ग रन है शॉर्ट रन है, ये पहले मुझे जवाब दो इसका। कीर्ति, इसका जवाब दो मुझे कि ये लॉन्ग रन है शॉर्ट रन है। गलत कीर्ति, गलत। शॉर्ट रन नहीं है, लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन है इसके अंदर, कांस्टेंट रिटर्न के अंदर बात होती है लॉन्ग रन की, जो कि मैंने बताया था। अच्छा देखो, इनपुट्स हमारे इसके अंदर दो होते हैं, लेबर और कैपिटल हो गया, ठीक है। अब मान लो इनपुट आउटपुट्स हो गए। समझो इसमें अंदर क्या बताया हुआ है। अगर लेबर एंड कैपिटल में इंक्रीज होगा 100%, तो हमारा आउटपुट भी क्या आएगा 100%। अगर आप लॉन्ग रन के अंदर दोनों चीजों को क्या करते हो, क्या करते हो, सब चीजें क्या होती है, वेरिएबल चेंज होते हैं ना, तो इसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल होते हैं ना ये सब, उसके अंदर कांस्टेंट होता है एक शॉर्ट रन के अंदर, एक हमारा काम करता है। इसके अंदर क्या होगा, दोनों काम करेंगे तो क्या होगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में उतना ही फर्क आएगा। क्या होगा, उतना ही आउटपुट इंक्रीज होगा जितना इनपुट इंक्रीज होगा। समझ में आ गया, इन लॉन्ग रन में समझ में आ गया। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज आर प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। एक बार हिंदी में समझ लो। पूंजीगत पदार्थों के उद्योग में स्थिर प्रतिफल के नियम के अनुसार उत्पादन करते हैं ये लोग। समझ आ गया। अब मान लो हिंदी में क्या लिखा है इसका, 8 पॉइंट क्या है, एट्थ में है। वेरी गुड, सबका लॉन्ग रन है ना, सब वेरी गुड, सबने अच्छा बताया आंसर। कीर्ति बच्चा, कहाँ ध्यान है आज आपका, इतना अच्छा जवाब देती हो बच्चा, कैसे भूल गई। कोई बात नहीं, अब याद रखना, ठीक है। हाँ तो बेटा यहाँ भी तो वेरिएबल है, यहाँ भी तो लिखा है, इसमें कब लिखा है कि कांस्टेंट है। ये इंग्लिश में बोला गया है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न इंग्लिश में लिखा गया है, ये लॉन्ग रन की बात करता है। आप कांस्टेंट देख के मत समझ लेना कि यहाँ पे मैं कांस्टेंट वाली बात कर रही हूँ। इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न को लॉन्ग रन की बात होती है इसमें। ठीक है। अच्छा, द प्रिंसिपल ऑफ एसिलेशन, the principle of accelerator is based on the assumption that the supply of factors of production should be elastic। ठीक है, समझ गए, समझ में आ गया। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेटर इज बेस्ड ऑन द assumption पे है that the supply of factor of production should be elastic हो सकते हैं, इनलास्टिक नहीं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, त्वरक का सिद्धांत इस मान्यता पर ही आधारित है कि उत्पादन का जो साधन की जो पूर्तियां होंगी वो लोचदार होगी, बेलोचदार नहीं होगी, लोचदार होगी। क्या होता रहेगा, इलास्टिक होती रहेंगी, चेंज होगी। ठीक है, समझ में आ गया। यस विक्रम, क्या बोल रहे हो, कांस्टेंट एट मिनट्स मींस, विक्रम मैं समझी नहीं क्या पूछना चाह रहे हो। ठीक है, assumptions हमारी हो गई इसके अंदर। अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। क्या होगा, त्वरक सिद्धांत गुणक के विपरीत प्रभाव का वर्णन करता है। त्वरक सिद्धांत जो है वो गुणक के विपरीत प्रभाव का वर्णन करता है। जैसे कि इसके अनुसार जब आय का खपत बढ़ता है तो निवेश कई गुना बढ़ जाएगा। मतलब इसमें बताया है कि एक्सीलरेशन प्रिंसिपल डिस्क्राइब करता है अपोजिट इफेक्ट ऑफ द मल्टीप्लाई। अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेन इनकम और कंजप्शन बढ़ेगी, दोनों बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ रही है और कंजप्शन भी बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज। समझे, जब हमारी इनकम भी बढ़ रही है और कंजप्शन भी बढ़ेगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, व्हेन पीपल इनकम, अगर मान लो हैंस कंजप्शन इंक्रीज,
मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड, क्या करेगा वो क्वांटिटी को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, गुड्स की जो क्वांटिटी होगी उसको प्रोड्यूस करेगा, अगर उसको पीपल की इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और इसके अंदर लिखा है फॉर दिस दे विल रिक्वायर मोर कैपिटल, उनको ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा इफ द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑलरेडी गिवन इज फुल्ली यूटिलाइज्ड। सिंस इन द केस, अगर एक केस में आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन इनकम और कंजप्शन, इट इज नॉन एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। कल बताया था मैंने, कल इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बताया था मैंने, किस किस को याद है, बताया था, बताया था नहीं बताया था? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने सबको बताया था, बताया था नहीं बताया था? जल्दी बताओ। कीर्ति क्या पूछ रहे हो बच्चा? गुणक की डेफिनेशन क्या होती है? गुणक की डेफिनेशन ये होती है बच्चा, मान लो जब आपकी किसी में परिवर्तन हो रहा है, मान लो गुणक का मतलब हो जाता है, गुणक का मतलब हो जाता है कि मान लो आपका मतलब, मान लो किसी भी एक वृद्धि में कोई भी परिवर्तन हो गया, मतलब मान लो किसी चीज में वृद्धि हो रही है या चेंज हो रहा है, ठीक है, पर उसके जो संबंधित वेरिएबल है ना, उसके जो संबंधित वेरिएबल्स हैं, तो क्या होगा, उनमें वृद्धि का जो परिवर्तन होगा उसका कारक बनता है, क्या बनता है, गुणक। उसका क्या बनता है, कारक बनता है गुणक। किसका कारक बनता है, गुणक का। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होता है कि मान लो आपके गुणक तथा कुल उत्पादन का जो लाभ होता है ना, वो क्या होता है, इससे खर्च करने वाले में जितना परिवर्तन होता है उसे ही बोलते हैं हम गुणक प्रभाव। समझ गए? गुणक का मतलब होता है जब किसी चीज में आप वृद्धि करते हो या परिवर्तित होते हो किसी चीज के अंदर, तो जो उससे संबंधित वेरिएबल होता है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है या वृद्धि हो रही है, उसका कारण बनता है गुणक। समझ गए? गुणक से ही आप एक तरीके से चीजों को मल्टीप्लाई भी करते हो, समझते भी हो, पता है ना, चीजों को पता है ना, क्या बताया था मैंने, समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसमें डेफिनेशन लिख देती हूँ, निवेश में मान लो, निवेश में होने वाले परिवर्तन, मान लो निवेश में होने वाला परिवर्तन जो है ना, निवेश में आप परिवर्तन कर रहे हो, समझ रहे हो, आय में होने वाले परिवर्तन, आय में होने वाले परिवर्तन, आय में होने वाला परिवर्तन वही होता है परिवर्तन से है, ठीक है, गुणक कहते होते, ठीक है बच्चा। संडे को एमसीक्यू शायद 5 बजे है। एक सेकंड में सर से पूछ के बताती हूँ आपको। एक सेकंड बच्चा रुको। बेटा वो आपका टेस्ट है, वो कराने वाला नहीं है एमसीक्यू, वो आपका टेस्ट होगा, एमसीक्यू का टेस्ट है वो, मेरा मेरा कराने वाला नहीं है बेटा, वो तो मैं क्लासेस में कराऊंगी। संडे को आपका टेस्ट है एमसीक्यू, तो वो आपका है, ठीक है, उसमें अच्छे से अच्छा पार्टिसिपेट करना है आप लोगों को, ठीक है। समझ रहे हो? अब इससे आगे समझ ले।
समझ में आ गया? गुणक क्या होता है? निवेश में जो आप परिवर्तन कर रहे हो आय में होने वाले परिवर्तन से है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, त्वरक में आय में वृद्धि जो होती है निवेश में वृद्धि के बीच का संख्यात्मक मूल्य होता है। क्या होता है? संख्यात्मक, मतलब द एक्सीलरेटर is the numerical value of the relationship between an increase in investment resulting in an increase in income। हाँ, सर ने पीडीएफ अपलोड किया है ना? हाँ, एमसीक्यू वैसे ही होंगे। हाँ जी, वैसे ही होगा। ठीक है, तो नेट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट विल बी पॉजिटिव इफ नेशनल इनकम इंक्रीज एंड नेशनल इनकम आउटपुट रिमेन कांस्टेंट। मैंने बताया था ऑटोनॉमस में क्या होता है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो क्या होगा? हमारा नेशनल इनकम बढ़े। बताया था मैंने कल। इंड्यूस में मैंने क्या बताया था? इनकम से ही मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बताया था। चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट दोनों चीजें बताई थी। सब लोग सुन लो, संडे को एमसीक्यूज है, ठीक है। टाइम में कोई बात नहीं, ये तो पता चल गया ना है। टाइम मैं बता दूंगी आपको कल। वैसे तो 5 बजे है संडे को, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी देखते हैं, बताते हैं अभी। तो मैं मैसेज कर दूंगी वरना, ठीक है। एक निश्चित मात्रा में मान लो उत्पादन करने के लिए एक निश्चित मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। मान लो एक निश्चित मात्रा में उत्पादन करने के लिए एक निश्चित मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। यदि वाईटी आउटपुट का उत्पादन करना आवश्यक है और बी कैपिटल आउटपुट अनुपात होगा, मान लो, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। इंग्लिश में समझो, देखो, टू प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आउटपुट, प्रोड्यूस करे सर्टेन अमाउंट ऑफ आउटपुट, अ सर्टेन अमाउंट कैपिटल इज रिक्वायर्ड, जो मेरे पास है। इफ वाई टी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट कैपिटल आउटपुट, then the amount of capital required to produce YT क्या है? फॉलोइंग इक्वेशन पे निर्भर होता है, जो कि आगे टेबल में अभी देखोगे। देखो, समझो, समीकरण है, इक्वेशन है। हाँ जी कीर्ति, देख लेना आप कैसा है, ठीक है। अभी मैं नहीं बता सकती आपको, अब आप खुद टेस्ट दोगे। माइक्रो का है बस, ठीक है। केटी क्या है, वाईटी क्या है, टेस्ट ही क्या हुआ फिर बच्चा? केटी क्या है? अपना टेक्नोलॉजी पूंजी के भंडार हो गया कैपिटल का, ठीक है। और क्या हो गया इसके ना? उत्पादन या आय के स्तर को वाईटी बोल दिया, ठीक है। और बी क्या है? पूंजी उत्पाद के अनुपात के लिए बताया हुआ है। पूंजी का आउटपुट होगा, उसके अनुपात को बी बोलेंगे। के वाई के क्या बराबर होगा, तो ये पूंजी आउटपुट उत्पाद क्या माना जाएगा? स्थिर माना जाएगा। जैसे कि देख लो, के टी और वाई टी बराबर है, स्टॉक ऑफ कैपिटल, वाई टी लेवल ऑफ आउटपुट, ये सब नाम है इनके, ठीक है। अब आप इसे देखिए, अंडर द एजम्पशन ऑफ अ कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब जो हमने मान्यता भी पढ़ ली है ना, उसके अनुसार बता रहे हैं कि क्या होगा, चेंजेस हो सकते हैं। कैसे? मान लो इनकम जो वाईटी है वो स्टॉक कैपिटल की है, ठीक है, इसके बराबर है। जब आउटपुट इनकम क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, तो जो रिक्वायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल होगा वो क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन याद कर लो। जब आउटपुट और इनकम आर इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन का याद कर लो कि ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। इसीलिए अवधि में टी में पूंजी के स्टॉक में वृद्धि समीकरण द्वारा दिखाई गई है, समझ गए? इसलिए टी में पूंजी के स्टॉक में जो वृद्धि गई है वो इसीलिए ऐसे दिखाई गई है, ये ऐसे, समझ गए? इसके अंदर बताया है कि स्टॉक ऑफ कैपिटल में इंक्रीज कितना होगा जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी, इसमें ये बताया हुआ है, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है, याद करना, ठीक है। इसलिए अवधि टी में पूंजी के स्टॉक में वृद्धि निम्न के लिए समीकरण द्वारा दी गई है, ठीक है, समझ रहे हो? इसीलिए अवधि टी में पूंजी के स्टॉक में वृद्धि निम्न के लिए समीकरण द्वारा दी गई है। कैसे कि देख लो, अगर एक वर्ष में पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है तो ये हमारा इक्वेशन है, कैपिटल है अपना,
और उस वर्ष में निवेश का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जैसे कि देख लो इक्वेशन क्या करती है, इंक्रीज करती है इनकम में, तो 1 ईयर में कितना फर्क पड़ रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट में और कितनी वो बढ़ रही है, इंक्रीज कितनी इनकम इंक्रीज कर रही है। तो क्या होता है, जो कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है ना, वो दिखाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेटर को। इफ द कैपिटल आउटपुट रेशियो इज इक्वल टू 3, then as a result of a given increase in income investment will increase। अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, द कैपिटल आउटपुट रेशियो इज इक्वल टू 3 then as a result of a given increase in income। तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा 3 टाइम्स मोर। अगर आप 3 के इक्वल कर रहे हो तो ये इतना इक्वल हो जाएगा। समझ गए। हिंदी में देखो, अगर आय में एक निश्चित वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय में बढ़ रहा है तो निवेश 3 गुना अधिक बढ़ जाएगा, अर्थात त्वरक 3 के बराबर होगा। समझ गए। हमने इस तालिका को बनाने में निम्नलिखित धारणाएं की है। ठीक है, कैपिटल आउटपुट अनुपात से रहता है और 3 के बराबर होता है। पूंजी के स्टॉक में होने वाला मूल्यह्रास, मान लो पूंजी के जो स्टॉक में कोई घट रहा है, मूल्यह्रास हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो पिछले वर्ष में मौजूद स्टॉक के 1/5वें स्टॉक के बराबर है। मतलब मान लो मेरा अभी जो पूंजी के स्टॉक में डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो पिछले वर्ष में भी जो मेरा स्टॉक हुआ होगा ना, उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन मतलब तोड़ फोड़ थी, वो माइनस हो गई। ठीक है, इसलिए प्रतिवर्ष पूंजी के स्टॉक का 1/5वां हिस्सा बदला जाना है। ठीक है, इसलिए बदला जाता है क्योंकि उसमें कुछ तोड़ फोड़ है, वो भी हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है, कैपिटल ये इक्वल हो जाएगा इसके, तो आपका 1/5 ऑफ द स्टॉक इज रिप्लेस करा जाएगा हर साल। समझ गए। इस तालिका में ये बताया गया है कि मेरा ये आउटपुट है, पूंजी का आवश्यक स्टॉक है, फिर ये पूंजी का प्रतिस्थापन है, फिर इसके अंदर शुद्ध निवेश कितना करा गया है ना। देखो इसके अंदर हमारे ये टी, ये सब ना अवधि लिखी हुई है, एक में क्या है, 2 में कितना, 3 में। ठीक है, आउटपुट इसके अंदर कितना आ रहा है, फिर इसमें कितनी स्टॉक की जरूरत है वो आ रहा है, फिर पूंजी का प्रतिस्थापन क्या है, इसमें वो आ रहा है, शुद्ध निवेश कितना हो रहा है इसके अंदर वो आ रहा है, कुल लगाई गई राशि कितनी है वो हमने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ। जैसे कि देख लो, इसमें पीरियड टी में बताया गया है कि इसके पहले कई अवधियों में आउटपुट या आय रुपए के बराबर होता है। 500 में ये देखा गया है कि पूंजी अनुपात 3 के बराबर है, और फिर रुपए का उत्पादन करने के लिए 500 मूल्य के उत्पादन को 1500 मूल्य की पूंजी की आवश्यकता होगी। समझ रहे हो, 500 के लिए कितनी की आवश्यकता हो रही है, 1500 की। अगर मुझे 500 का काम करना है तो 1500 पूंजी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और फिर देख लो KVY जो है 1503, मतलब मान लो जो कॉलम में 3 लिखा गया है उसमें T-1 में पूंजी का मूल्यह्रास हुआ है, मतलब वहां पे कुछ घटा है, मतलब डेप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है, तो पिछली अवधि में विद्यमान पूंजी के स्टॉक का 1/5वां हिस्सा होगा, जो कि क्या होगा, 1500। इसलिए क्या होता है, टी में प्रतिस्थापन निवेश के रुपए के बराबर हो जाएगा। 300 पिछली अवधि की तुलना में अवधि के आउटपुट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए क्या बताया, शुद्ध निवेश शून्य के बराबर होगा। समझ गए, सकल निवेश रुपए 1 के बराबर हो जाएगा। समझ गए। ये सब थोड़ा बहुत अपने आप देख लेना कि इसके अंदर कितना किससे बढ़ रहा है, ये अपने आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आलोचनाएं हैं। ठीक है, त्वरक सिद्धांत की आलोचना है। ठीक है, त्वरक सिद्धांत की आलोचनाएं क्या होती है, गुण। इसके अंदर देखा जाता है कि जो आपकी कांस्टेंट पूंजी होती है, तो उसकी मान्यता पर आप क्या करते हैं, आधारित करते हैं त्वरक सिद्धांत। ये आलोचना करी जा रही है इसकी। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, इसमें क्या बताया, त्वरक सिद्धांत की क्या आलोचनाएं हैं कि जो स्थिर पूंजी अनुपात है, अनुपात की मान्यता पर आधारित है। ठीक है, त्वरक सिद्धांत क्या है, एक अव्यवहारिक धारणा है। क्या है, व्यवहारिक धारणा नहीं, अव्यवहारिक, क्योंकि यह इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता का अभाव है।
मान लो जो हमारी इकोनॉमी के अंदर एक क्षमता है उसका अभाव है कि मैं इतना नहीं कंज्यूम कर सकता या इतना नहीं हो सकता हमारी अर्थव्यवस्था में, इसका क्या है, एक क्षमता का एक अभाव है, ठीक है, कैपेसिटी का। इंग्लिश में भी देख लो, द एसिलेटर थ्योरी जो है इस क्रिटिसाइज करिए फॉर बीइंग बेस्ड ऑन द assumption ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आउटपुटेशन, ठीक है, और द एसिलेटर थ्योरी इज एन इम्प्रैक्टिकल assumption है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द assumption दैट इकोनॉमी लैक्स स्पेयर कैपेसिटी, ठीक है। तो थर्ड क्या है, द assumption ऑफ द थ्योरी ऑफ एसिलेटर द सप्लाई ऑफ फैक्टर इन कैपिटल इंडस्ट्रीज इज इलास्टिक इज ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकल, समझ गए। त्वरक के सिद्धांत की धारणा भी व्यवहारिक नहीं है कि पूंजीगत उद्योगों में साधनों की पूर्ति रोजगार होती है, समझ रहे हो। त्वरक के सिद्धांत की ये धारणा है कि पूंजीगत उद्योग है ना, उसमें साधनों की पूर्ति लोचदार होती है, क्या होती है, लोचदार होती है, ठीक है। त्वरक के सिद्धांत की धारणा बताई गई है, ठीक है, कि क्या होता है, उद्योगों में साधनों की पूर्ति लोचदार होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बताया गया है, यह सिद्धांत निवेशकर्ताओं के बीच उचित व्यवहार की व्याख्या भी नहीं करता। आलोचना बताई गई है कि ये जो सिद्धांत बताया गया है, ये निवेशकर्ताएं होते हैं ना, जो निवेश करते हैं हमारी कंपनी में आके बाहर से जैसे निवेश कर रहे हैं, तो व्यवहार की व्याख्या भी नहीं करता ये कि कैसा उसका कैसा आपस में कैसे ये लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। और त्वरक का सिद्धांत केवल एक सत्य मात्र है, मतलब इसके द्वारा आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में सहायता नहीं मिलती है, समझ रहे हो। दिस थ्योरी ऑल्सो डज नॉट एक्सप्लेन द फेयर बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब ये बता रहा है कि ये जो थ्योरी है ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती है बिहेवियर, सही बिहेवियर को जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ एसिलेटर The principle of accelerator is only one truth. It does not help in the analysis of economic problem. It does not help in the analysis. मतलब ये help नहीं करता है analyze करने में economics problem. ठीक है. The principle of accelerator can be used only to a limited extent. This principle does not work in any case of law. मतलब त्वरक के सिद्धांत जो है वो केवल सीमित प्रयोग ही कर सकता है, मांग कम होने की दशा में यह सिद्धांत कम नहीं करता। त्वरक का जो सिद्धांत है वो क्या बताता है कि सीमित प्रयोग ही करेगा, ये मांग कम होने की दशा में सिद्धांत काम नहीं करता। अगर हमारी डिमांड कम हो जाएगी, है ना, अगर मेरी डिमांड कम हो रही है तो उसमें ये वर्क नहीं करेगा, समझ गए। The principle of accelerator can be used only a limited extent. This principle does not work in case of low demand. ठीक है, लो डिमांड में काम नहीं करता। जैसा कि देख लिया आप लोगों ने, अभी हमारी थ्योरी खत्म हो गई है, ठीक है। सो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और एमसीक्यू से रिलेटेड बच्चा ये बात है कि आपका संडे को एमसीक्यू होगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करिएगा उसमें, और सबके फुल मार्क्स आने चाहिए। और ये आपके ग्रेडिंग जो मैं करा करूँगी कि कौन सा बच्चा क्लास में कितना अलर्ट होके पढ़ता है, ये ग्रेडिंग सिस्टम मैंने अपने थ्रू करूँगी मैं कि कौन सा बच्चा कितना अलर्ट है, कितना पढ़ रहा है, कितने क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, ठीक है। तो ये सब मैं देखूंगी क्योंकि मुझे आपके अंदर चेंजेस भी लाने हैं, ठीक है। सिर्फ यही नहीं है पढ़ाना है और टेस्ट लेना है, नहीं, मुझे ये भी देखना है कौन सा बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। पार्टिसिपेट सबको करना है, संडे को कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है आप लोगों को। कैसे करना है आप लोगों को, क्या बोल रहे हो विक्रम, क्या बोल रहे हो। मैं तो अभी न्यू हूँ, ठीक है, न्यू हो तो पर कोई नहीं बच्चा, मेहनत तो करनी पड़ेगी।
बच्चा NFI शुद्ध राष्ट्रीय आय होता है। क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय। विदेश से शुद्ध कारक आय होती है, मतलब इसका पूरा नाम होता है विदेश से जो हमें आय प्राप्त होती है ना, शुद्ध कारक आय, वो होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? विदेश से जो शुद्ध मुझे आय मिल रही है उस पर क्या करता है? मैंने बताया था विदेश से जो मुझे प्राप्त होने वाली ऐसी जो आय होती है उसे क्या बोलते हैं? जो हमारे देश की होती है। हमारे देश का बंदा विदेश में जाके कमा रहा है तो वो विदेशी नहीं हो जाएगा। ठीक है, विदेश से शुद्ध कारक आय। ठीक है कीर्ति, विक्रम न्यू हो कोई बात नहीं बच्चा, जितना पढ़ा है मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे टेस्ट होंगे। पर कुछ तो पढ़ा है ना आपने, आपने मास्टर्स कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, क्वेश्चंस का लेवल आना, ऐसा नहीं है एमसीक्यू दोगे ही नहीं, कोशिश करना, सबको पार्टिसिपेट करना है, जो न्यू है उनको भी करना है। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ गई? हाँ, सबको समझना है अच्छे से, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। और वहाँ सब सब पार्टिसिपेट करेंगे, कोई न्यू हो चाहे कुछ भी हो। समझ में आ गई? ठीक है, सबको अच्छे से करना। ये नहीं कि मैम मैं न्यू मैं नहीं आऊंगा, एमसीक्यू सबको लगाने हैं, चाहे गलत लगाओ, मुझे सब बच्चे चाहिए। समझ रहे हो? आगे समझ में? हाँ, अभी रेंट वाला पढ़ा नहीं है क्या? मतलब की थी जो आएंगे एमसीक्यू, बच्चा जितना कराया है उसी में से आएगा आपका एमसीक्यू, जो भी आएगा बस। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं बच्चा, इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें सारा सब कुछ बता दूं कि ये वाले दिए ये वाले दिए, मजा क्या है फिर टेस्ट में, है ना? विक्रम टेस्ट देना है, ठीक है, चांदनी टेस्ट दोगी, सब देंगे टेस्ट, अपना लेवल देखोगे आप लोग, अपने आप को जान पाओगे, उतनी मेहनत करोगे। अगर जब आप टेस्ट ही नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा आपको कि हम लोग परफेक्ट हैं या नहीं है, हम लोगों को कितनी मेहनत करने की जरूरत है। कीर्ति मैंने जितना कराया उसी में से एमसीक्यूज दिया है, बाकी एक दिन हम लोग क्या करेंगे कि मैंने बताया था आपको, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी कि माइक्रो का एक दिन हम लोग रिवीजन करेंगे। हो सकता है मैं संडे को ही कर लूँ रिवीजन। ठीक है, सो देखते हैं, मैं अपने हिसाब से देखूंगी। ठीक है, हाँ विक्रम फाइट करनी ही पड़ेगी बच्चा, क्योंकि आपको सबके, आपको जो ये बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं आपको इनके आगे आना है, पीछे नहीं रहना है, इनसे आगे होना है आपको, इनके साथ चलना है। ठीक है, मेहनत करोगे तभी होगा ना, ऐसे बिना मेहनत करे थोड़ी ना हो जाएगा, है ना? थोड़ी सी तो मेहनत करो बच्चा, देखो करके देखो कैसा लगता है, अच्छा लगेगा कि मैंने ट्राई तो किया, क्योंकि ट्राई नहीं करोगे तब तक कोई काम नहीं हो सकता, ये आपको ही पता है ना? कीर्ति वन लाइनर में से कुछ नहीं आ रहा है, वन लाइनर में से मैंने नहीं दिया है। ठीक है, और मैक्रो का वन लाइनर थोड़ा और है, वो मैं एक आध दिन बाद करा दूंगी। अभी पहले आपकी थ्योरीज इंपॉर्टेंट थी तो मैंने कल आप खत्म कर देती हूँ, कल मैं 2 थ्योरीज और कल कंप्लीट करा के खत्म, मतलब आपका मैक्रो जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहती हूँ, फिर डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है कीर्ति, मैंने जितना पढ़ा है उसी में से एमसीक्यू आएगा, बच्चा परेशान मत हो, तैयारी करो बस, और एमसीक्यू लगाओ, सब हो जाएगा। ठीक है, हाँ कीर्ति मैक्रो का ही बता रही हूँ मैं, अभी रह गया है उसके अंदर थोड़ा, वो करा देंगे। ठीक है, अभी आप टेस्ट है, आप टेस्ट पे ध्यान दो, और जो पढ़ाया है वो पढ़ लो, रिवीजन कर लेना, है ना? वो इम्पोर्टेंट है पहले। ठीक है, सो इसमें देख लिया, द प्रिंसिपल आपने ही देख लिया, द प्रिंसिपल ऑफ accelerator कैन बी यूज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, दिस प्रिंसिपल डज नॉट वर्क इन केस ऑफ लॉ डिमांड में केस नहीं करता, और दिस थ्योरी ऑल्सो डज नॉट एक्सप्लेन द फेयर बिहेवियर ऑफ द इन्वेस्टर्स, द प्रिंसिपल ऑफ accelerator इज ओनली वन ट्रूथ, इट डज नॉट हेल्प इन द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमी प्रॉब्लम। एक बार इंग्लिश वालों का थोड़ा रिपीट कर देती हूँ,
क्या होता है निवेश और त्वरक सिद्धांत क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में बताया गया है कि जो एक्सीलरेटर इफेक्ट होता है थ्योरी है किस पे पॉजिटिव इफेक्ट बताती है मार्केट इकोनॉमी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन इनकम में। और द ग्रोथ जो हमारी मार्केट में होती है वो मेजर करती है अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। और इसने पहली बार में किसने दिया था? ऑस्ट्रेलियन ने दिया था 1907 में। ओके, अब आप एक्सीलरेटर पे आ जाइए। ये थ्योरी, ये रेशियो बताता है चेंज कितना हो रहा है कैपिटल में और इनकम में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सीलरेटर थ्योरी के अकॉर्डिंग एज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है कैपिटल गुड विल ऑल्सो इंक्रीज। द ग्रोथ इन कैपिटल गुड्स डिपेंड ऑन द एक्सीलरेटर और कैपिटल आउटपुट रेशियो। समझ रहे हो? जो द ग्रोथ होती है वो कैपिटल गुड्स की डिपेंड करती है एक्सीलरेटर और कैपिटल आउटपुट रेशियो पे। अकॉर्डिंग टू पीटरसन, accelerator theory states that the rate of change of net investment, that is the stock of capital of the economy, is a function of the rate of change of final output। समझ गए? अब एक्सप्लेनेशन में क्या था? अकॉर्डिंग टू द एक्सीलरेटर थ्योरी एज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करता है कैपिटल गुड्स को विल ऑल्सो इंक्रीज। द ग्रोथ इन कैपिटल जो हो रहा है आपका वो डिपेंड करता है एक्सीलरेटर कैपिटल आउटपुट रेशियो पे। ठीक है, अब आप एजम्पशंस आप देख लीजिए इसके अंदर। ऑल द फर्म्स आप इकोनॉमी प्रोड्यूस करता है फुल कैपेसिटी से और लैक करता है इसमें एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो इंडस्ट्रीज में होती है। तो थ्योरी ऑफ द एक्सीलरेटर बेस्ड करती है एजम्पशंस पे दैट द एक्सीलरेटर और द कैपिटल आउटपुट रेशियो इज कांस्टेंट होता है। ठीक है, थ्योरी रिकॉग्नाइज किसको करती है? देयर शुड बी अ परमानेंट इंक्रीज इन डिमांड बिकॉज ओनली देन विल फर्म मेक न्यू इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल। The firm will continue to increase the production capacity as per the requirement। कैपिटल गुड था इंडिविजुअल होता है, डिविजल नहीं होता है इसके अंदर। क्रेडिट जो है अवेलेबल होता है किसके अंदर? अवेलेबल होता है किसके अंदर? टू द फर्म टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी करने में। और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज आर प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। The principle of accelerator is based on the assumption that the supply of factor of production should be elastic। और द एक्सेलरेशन प्रिंसिपल डिस्क्राइब करता है अपोजिट इफेक्ट ऑफ द मल्टीप्लायर अकॉर्डिंग टू दिस। व्हेन इनकम और कंजप्शन अगर बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बिल ऑल्सो बढ़ेगी। व्हेन पीपल अगर कंजप्शन बढ़ाता है तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड होगी। दे विल रिक्वायर मोर कैपिटल, द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑलरेडी गिवन इज फुल्ली यूटिलाइज्ड। सिंस इन दिस केस के अंदर देखोगे आप इन्वेस्टमेंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंज इन इनकम और कंजप्शन के बीच में, इट इज नोन एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो एक्सीलरेटर जो न्यूमेरिकल वैल्यू देता है वो रिलेशनशिप बताता है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट पे और रिजल्टिंग बताता है इंक्रीज इन इनकम। और नेट जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है विल बी पॉजिटिव। नेशनल इनकम इंक्रीज होगा तो नेशनल इनकम और आउटपुट रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो टू प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आउटपुट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड होगी उसके अंदर। वाई टी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट और बी इज द कैपिटल आउटपुट रेशियो। Then the output of capital required to produce YT output will be given by the following equation। ठीक है, ऐसे करके देख लेंगे आप लोग। ठीक है, पढ़ लेना सब अच्छे से, सब समझा दिया है। सो थैंक्स टू एवरीवन फॉर कम इन माय क्लास एंड आप लोगों की मेहनत की वजह से और मेरी मेहनत की वजह से हम लोग आज यहाँ पे हैं। ठीक है, तो अच्छे से करना है। ठीक है, सो क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? कीर्ति क्या मैसेज कर रही है? MUY/PY, यस MUY/PY है बेटा। MUY/PY, MUX/PX, MUY। ठीक है, ठीक है, बाकी कल बात करेंगे। अब क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, MUM है बेटा।
कीर्ति, सो आई हैव टू गो बेटा। MU होगा उसके अंदर, जहां तक है MU ही लिखा है, उसके अंदर मिस्टेक है क्या? हाँ बच्चा, मिस्टेक हो गई है क्या कीर्ति उसके अंदर? क्यों? हाँ कीर्ति, देखो MUX PX ये होगा ना इसके अंदर, MUX यही वाला तो है, PX PX ये होगा ना, और MU/PY यही तो बताया था मैंने। इसमें कहाँ से MU/MU/Y आ गया? ये होगा। बेटा गूगल पे मत जाओ, यही है, ठीक है? ठीक है, चलो एंड करते हैं क्लास को। बाय बाय, गुड नाइट टू एवरीवन। ठीक है, अब सब चलते हैं, ठीक है? गुड नाइट, टेक केयर टू एवरीवन। कल बात करते हैं, ठीक है?